बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर फौज का रद्द अमल भी आ चुका है कि ना तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट ने इस वक्त जो है धूम बहुत मचाई हुई है, शोर बहुत मचाया हुआ है कि ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान गवादर का मकाम हो जो चाइना के पास हो, उसे कुछ ही फासले पर पसरी जो उसकी तहसील हो वो जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाए और जिन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाए क्रिटिकल मिनरल्स। उस स्टोरी के अंदर एक अहम तरीन इंकशाफ ये भी है कि क्रिटिकल मिनरल्स की एक खेप जो है ये दावा किया जा रहा है वो एक महीना पहले पहुंचा भी दी गई है। तो वो जो मिठाई वाला डब्बा ओवल ऑफिस में खोला गया था वो तो बहुत बाद में खोला गया, इससे पहले चीज़ें पहुंच चुकी थी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त आई है, पेशावर से रिलीफ नहीं मिला था। अब रिलीफ के लिए उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। देखते हैं उन दरख्वास्तों में क्या लिखा है। इसके अलावा सबसे अहम जो कल एक फंक्शन हुआ, मरियम नवाज साहबा का वार कोर्स के शुरका से खिताब, उसकी रिकॉर्डिंग आज चलाई गई टीवीज़ पर और मरियम नवाज को स्पॉटलाइट के जरिए फोकस किया गया। वार कोर्स के शुरका आप उनको बता रहे हैं, एक सूबाई हुकूमत की चीफ मिनिस्टर बता रही हैं कि वो कैसी सियासतदान है, उनके वालिद कैसे सियासतदान है, उनके चचा कैसे सियासतदान है। वार कोर्स के शुरका को पंजाब में टिक टॉक की वीडियो से क्या लेना देना कि ये ट्रैक्टर मैं चला रही हूँ। डर था कि कहीं ये हेलीकॉप्टर के अंदर से मैं 10 अरब ना फेंक दूँ। ये क्या वार कोर्स के शुरका से ये खिताब बनता था? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पहली बात तो यह है कि अमेरिका के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर इस खित्ते के हवाले से, उसकी वजह यह है कि 2021 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का अमल कहाँ से शुरू हुआ था। जब मई जून 2021 में उस वक्त के CIA चीफ थे, डायरेक्टर थे विलियम बर्नर, जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो इमरान खान ने कहा कि आप मेरे स्टेटस के नहीं हैं, मुलाकात नहीं करूँगा। आप काउंटर पार्ट यानी कि जो DGISI बनता है या आर्मी चीफ बनता है, आप जाके उनसे मिले। तो ये पहली बार था पाकिस्तान की तारीख में कि CIA डायरेक्टर पाकिस्तान आए और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म ने आगे से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और ये कह कर के सफारती प्रोटोकॉल के मुताबिक आप मेरे स्टेटस के बराबर नहीं है, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी मुलाजिम होते हुए आप एक चीफ एग्जेक्टिव के साथ आप मुलाकात नहीं कर सकते। तो यूँ उनकी मुलाकात रद्द कर दी गई। बाद में उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद 18 जून 2021 को न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल छपा था। वो आर्टिकल फिर 14 या 15 अगस्त 2021 को अपडेट हुआ था। जून के उस आर्टिकल में न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से ये दावा किया गया था कि वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी अमेरिका को अड्डे देने में मुकम्मल तौर पर वो इनकारी हैं, किसी सूरत तैयार नहीं हो रही। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस बात का इंदिया दिया गया है कि अमेरिका को अड्डे दिए जा सकते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के बारे में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि वो तैयार नहीं है, जबकि फिर साथ आगे एक और पैरा में ये भी लिखा हुआ है, वो आज भी मैंने उनका आर्टिकल जो है ना वो संभाल के रखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तैयार है। पता नहीं अब फिर वो पाकिस्तान कौन था जो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के बावजूद तैयार था, क्योंकि आइन के मुताबिक, अगर आइन कानून के मुताबिक आप चलें तो चीफ एग्जेक्टिव ही दर हकीकत पाकिस्तान को उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो रियासत की रूह होती है उस वक्त वो मौजूदा हुकूमत होती है जो उस वक्त गवर्नेंस का इंतज़ाम उनके पास होता है। इस इंटरव्यू के तकरीबन 1 महीने के बाद जुलाई के महीने में इमरान खान साहब का वो शोरा आफाक इंटरव्यू आया था, जिसमें एंकर की जानिब से बाकायदा एक बार फिर सवाल किया गया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे तो क्या आप अमेरिका को फौजी अड्डे देंगे? तो इमरान खान साहब ने सोचते हुए सिर्फ 2 जुमले कहे थे, एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद फिर अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल दोबारा अपडेट हुआ था और उसके बाद आप देखें सितंबर से तो फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसे सहाफ़ी दोस्त भी थे जिनको बाकायदा ये पता चल चुका था कि इमरान खान साहब जाने वाले हैं और इमरान खान साहब के जाने से पहले बगैर इंडिकेटर दिए उन यूट्यूबर्स ने अपनी लाइन तब्दील कर ली थी।
मैं अभी नाम नहीं बताता उनका, कभी मिल के जरूरत- आए हैं ना, बताना क्यों। कभी जरूरत पड़ी तो फिर वो नाम बताएंगे कि ऐसे लोग मौजूद थे जिनको जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 में ये पता, अच्छा उस वक्त पीडीएम के कहीं आपस में मेल मिलाप का, क्योंकि वो भी कर चुकी थी सारी, पीपी अलग थी, पीडीएम से निकल चुकी थी, मौलाना साहब कहीं थे, नून लीग कहीं थी, तो उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ। तो वो जो अब ये जो सी पोर्ट वाली बात है ना, ये वहां से चीजें जुड़ती हुई नजर आती है। और उस वक्त 6 जून 2021 को उस वक्त के जो अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर थे जैक सुलिवान, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या अमेरिका पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई फौजी अड्डा या कोई बेसिस वगैरह पाकिस्तान के अंदर लेने की ख्वाहिश रखता है। तो उस पर जैक सुलिवान की जानिब से भी ये कहा गया था, ये अड्डे लेने के हवाले से और बातचीत के हवाले से, वो भी 7 जून 2021 की। और उसके बाद फिर वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाला आर्टिकल पब्लिश हुआ जो मैंने आपको बताया। तो अब देखें कि तकरीबन 4-4.25 साल के बाद ये अपडेट सामने आई है। और अभी चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले, आपको पता है तकरीबन कोई 10 दिन पहले अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि अमेरिका अफगान तालिबान हुकूमत से बगराम एयर बेस का कंट्रोल दोबारा चाहता है। उस पर अफगानिस्तान के वजारत दिफा की जानिब से भी रद्द अमल दिया गया, वजारत खारजा बल्कि वजीर खारजा की जानिब से रद्द अमल दिया गया और कहा गया कि अमेरिका को बगराम एयर बेस तो दूर की बात है, अफगानिस्तान का 1 इंच भी ज़मीन जो है वो अमेरिका के हवाले नहीं की जाएगी। उसके बाद खामोशी। खामोशी, बिल्कुल जैसे वो किसी ज़माने में पाकटेल टैंगो की आती थी ना कि इससे सस्ती सिर्फ खामोशी, तो यहाँ पर भी बिल्कुल खामोशी, सपाट ऐसे सन्नाटा। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोबारा किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया हो कि भाई हम लेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती से लेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, बिल्कुल खामोशी। अब अचानक ये डेवलपमेंट होना पाकिस्तान की जानिब से, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और एक ऐसे वक्त में फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, मैं बल्कि वो जो एक ख़बर है हम उसको प्रॉपर उसको वो पढ़ देते हैं ताकि हमारे नाजरीन को भी वो चीज़ समझ आए कि उनकी जानिब से असल में कहा क्या गया है। फाइनेंशियल टाइम्स ये कहती है कि पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुशीरों ने अमरीकी हुकाम से बहरे अरब के किनारे एक बंदरगाह तामीर और चलाने की पेशकश की है। और ये मनसूबा अमरीकी सरमायाकारों के जरिए बलूचिस्तान के ज़िला गवादर के कस्बा जो तहसील है पसनी में एक टर्मिनल की तामीर और उसके ज़रिए पाकिस्तान के कीमती मादनी वसाइल तक रसाई हासिल करने से मुतल्लिक है। पसनी एक साहिली शहर है जो अफगानिस्तान और ईरान की सरहद के करीब है। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता माह सितंबर में व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। उस वक्त उस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत, टेक्नोलॉजी, कानूनी और तवानाई के शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशकश कुछ अमरीकी हुकाम से इब्तदाई तौर पर शेयर की गई थी और व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात से कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पेश की गई। मंसूबे में अमरीकी फौजी अड्डों के इस्तेमाल को खारिज अज़ इम्कान करार दिया गया है और इसकी बजाय बंदरगाह को मादनी वसाइल से माला माल करने और मगरबी सूबों से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क की तरक्याती फंडिंग हासिल करने का हदफ रखा गया है। अमरीकी महकमा खारजा, व्हाइट हाउस और पाकिस्तान की वजारत खारजा और फौज की जानिब से रद्द अमल हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन फौरी तौर पर कोई राबता नहीं हो सका और ना ही कोई उनसे रद्द अमल हासिल हुआ है। अब ये तो हो गई एक चीज़। अब दूसरी इसी रिपोर्ट में वो ये भी बताते हैं जो इससे भी बड़ी डेवलपमेंट है कि भाई तकरीबन कोई 2 टन से ज़्यादा रेयर मिनरल्स ऑलरेडी अमेरिका को शिप किए जा चुके हैं। शायद वो जैसे कहते हैं ना कि सैंपल के तौर पे चीज़ें भिजवाएं, अमरीकियों को देखें कि ये किस हिसाब किताब की हैं, हमारे फ़ायदे की हैं नहीं हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अभी रियासती सतह पर कोई मुआहदा नहीं हुआ और मुआहदा हुए बग़ैर अगर ये चीज़ें इस तरह टनों के हिसाब से जा रही हैं तो फिर रियासत को फ़ायदा नहीं है, अवाम को फ़ायदा नहीं है, सूबाई हुकूमत को पता नहीं है, वफाकी हुकूमत को पता नहीं है, तो ये किस पैराए में और किस तनाजुर में और किस कैपेसिटी में, किस अथॉरिटी के तहत ये चीज़ें भेजी जा रही हैं, इसका भी कोई सवाल जवाब जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। और दूसरी इसमें आप देखें कि ये भी एक मुमकिन है कि आपको पता है PTI के दौर में गालिबन 2019-20 में जो गवादर का जो साहिली समंदर बनता है उसमें एक केकड़ा 1 के नाम से एक मंसूबा सामने आया था वज़ीर आज़म कराची के पास। अच्छा, तो उस वक्त
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कौम को एक खुशखबरी सुनाई गई थी, एक ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि अगले 2-3 रोज़ में कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और फिर अचानक उस पूरे मंसूबे को ठप कर दिया गया। कोई अपडेट नहीं है। उस वक्त तो ये भी हमें कुछ थ्योरीज सामने आई थी कि वहाँ से शायद ईरान से भी ज़्यादा तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन उन ज़खायर के ऊपर हमले का ख़तरा है, जिसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी पाक नेवी के हवाले कर दी गई और हर चीज़ बंद कर दी गई है। मुमकिन है कि अब ये अगर अमेरिका को ये बंदरगाह दी जाती है तो समंदर के इलाके में हो सकता है कि जो ऑयल एक्सप्लोर करने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, मुमकिन है वो भी इसी के तहत दिए जाए, ताकि अमेरिकी कंपनियां आएँ, वो एक्सप्लोर करें और उससे पाकिस्तान के अंदर जो तेल की समंदर या साहिल के समंदर और साहिल के नज़दीक अगर कुछ ज़खायर नीचे ज़ेरे समंदर मौजूद हैं तो वो निकाले जा सके। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे मंसूबे चल रहे हैं जहाँ गहरे समंदरों के अंदर से तेल निकाला जा रहा है। तो देखते हैं कि अभी इसके ऊपर मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है, लेकिन फौरी तौर पर आपको पता है अब से थोड़ी देर पहले DGISPR की जानिब से कुछ सहाफ़ी और एंकर हजरात से एक मुलाकात की गई है और उस मुलाकात में उनसे ये सवाल पूछा गया है और उस सवाल के जवाब में उनकी जानिब से कहा गया है कि हम इस खबर की ना तो तरदीद कर सकते हैं ना तस्दीक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जब आप किसी चीज़ की तस्दीक या तरदीद ना करें तो दर हकीकत आप उसकी तस्दीक ही कर रहे होते हैं। वो वैसे नो कमेंट्स का मतलब ये थोड़ी होता है। देखिए, नो कमेंट्स करने का यही मतलब है कि इदारे की अभी पोजीशन क्या है वो उन्होंने वाज़ेह नहीं की, इसका सिंपल सा मतलब। देखिए, हो सकता है चले हम ये भी एक एंगल ले सकते हैं, लेकिन हमने तो इस पर क्या पोजीशन लेनी है, क्या रद्द-ए-अमल देना है, वो डिसाइड होगा। देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देखिए ये चीज़ें, अच्छा एक और बात मज़े की यहाँ पर ये भी है ना कि आप जब ये चीज़ें अमरीकी हुकाम के सामने रख रहे हैं तो मेरे ख्याल में शायद उसी वक्त ये पॉलिसी डिसाइड हो जाती है कि हमने आगे इस चीज़ को मीडिया के अंदर कैसे लेकर चलना। चले हम एक मार्जिन रख लेते हैं कि शायद वाकई वो इदारा जाती सतह पर अभी वो पॉलिसी नहीं बनी कि मीडिया के अंदर इस चीज़ को कैसे टैकल करना है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात यह है कि पाकिस्तान से एक दाइश के सीनियर बंदा पकड़ा गया, उसका ऐलान 5 मार्च को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। पाकिस्तान के मिनरल मुआहदे हो रहे हैं, इस बारे में भी पता हमें अमेरिका से चलता है। पाकिस्तान अमेरिका को पोर्ट देने के लिए ऑफ़र कर चुका है, इस बारे में भी खबर हमें गैर मुल्की मीडिया से चलता है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त करने वाला है, इस बारे में भी पता हमें बाहर से चलता है, यहाँ से हमें कोई चीज़ पता नहीं चलती। तो मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपनी आवाम को एतमाद में ले, पार्लियामेंट को एतमाद में ले। पार्लियामेंट और आवाम को आप एतमाद में लेंगे, फिर आप मिनरल्स के सौदे करें, आप बंदरगाहों के करें या आप और कोई दिफाई मुआहदे करें, ये सारी चीज़ें उसके बाद मुमकिन हो सकती हैं और इसमें कोई ऐसी चीज़ें छुपाने की नहीं है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उसमें कंपनियां, गैर मुल्की कंपनियों को दावत दी जाती है, सरमायाकारी करवाई जाती है, मंसूबे तैयार होते हैं, लोकल सतह पर भी फ़ायदा होता है, कम कंपनियों को भी फ़ायदा होता है, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी उससे बेहतर होते हैं। लेकिन उसमें बात करने का मकसद ये है कि आप आवाम को इंगेज करें, आप इसमें पार्लियामेंट को इंगेज करें, अरकान पार्लियामेंट को। अभी देखें इसराइल वाले मामले पर पार्लियामेंट वाले गोंगलू बन के बैठे हैं, न किसी को पता है, न कोई जवाब दे रहा है और सारे मामले जो हैं वो हवा में होते जा रहे हैं। और वहाँ से अमरीकी सदर की जानिब से गुज़श्ता रोज़ बताया गया भाईजान हमारे पास तो आ गए, ये सारे दस्तखत भी करके गए हुए हैं। उसमें कहाँ है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, आप बता दें। किसको? उस मुआहदे के अंदर कहाँ है इसराइल को तस्लीम? सर ये तो टू नेशन और अमन की बात। सर ये तो देखें इब्तदाई मुआहदे में तो फिर ये भी कहा गया कि 2 रियासती हल होगा, तो उस मुआहदे के अंदर तो 2 रियासती हल भी नहीं है जिसकी बात पाकिस्तान अब बात कर रहा है। तो मुबम चीज़ें हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट के फोरम पे ये सारी चीज़ें लेके आएँ, डिबेट करें और मसाइल को हल करें, बजाय इसके कि आप वो गुत्थियाँ उलझाते जाएँ और फिर वो बाद में आपसे गिरा खुल ही ना रही। दूसरा बताएं कि कौन सा ऐसा पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर है जिसमें मरियम नवाज 10 अरब लोड भी कर सकती हैं और फिर डर ये है कि वो फेंक भी देंगी। देखिए मेरे ख्याल 10 अरब और मरियम फेंक देंगे। मेरे ख्याल में बाप बेटी के शौक दोनों के एक जैसे हैं, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा उसमें रद्दोबदल है। नवाज शरीफ साहब के भी शौक ये थे कि वो जहाज़ के ज़रिए उनके बारे में है कि उन्होंने लाहौर शहर के ऊपर अपनी उस वक्त की सियासी मुखालिफ बेनज़ीर और उनकी बहन की जैली नंगी तस्वीरें फेंकवाई थी और मैडम चीफ मिनिस्टर की जो ख्वाहिश है वो भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऊपर से नोट फेंकने की है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब आप जा रही हैं एक नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के इवेंट के ऊपर और इसमें भी जो एक और हमें अहम चीज़ पता चली कि भाई ये कल रिकॉर्ड किया गया था, कल का इवेंट था, आज वो कांट छांट करके कोई कट कुट करके मैडम ने पता नहीं कोई बलल्ली ना मार दी हो उसमें, वो सारी चीज़ें देखने के बाद, जायज़ा लेने के बाद आज वो उसकी मंजूरी के बाद वो रिलीज़ किया गया है।
और इसमें देखें बिल्कुल गैर मुतलका गैर ज़रूरी, और भाई दिफा के कोर्स के हवाले से या उसके मुतलका लोग बैठे हुए हैं, आप उनको अपनी टिकटॉक वीडियोस दिखा रही हैं, ट्रैक्टर मैं चला रही हूँ, और भाई जो देख रहे हैं उनको भी पता है कि आप ही चला रही होंगी। दूसरी बात यह है कि आप 10 अरब रुपए, वो देखें ना कि पूरी हुकूमत कैसे बनावटी और क्या कहते हैं उसको कि खोखलेपन का शिकार है कि एक चीफ सेक्रेटरी बैठ के वजीर आला की चापलूसी कर रहा है और उसको कह रहा है मैडम मुझे तो कब जैसे आप काम करते हैं मुझे तो यूं लगता है किसी दिन आप हेलीकॉप्टर से 10 अरब रुपए ना लोगों के लोड कैसे करेंगे, अभी तक सवाल ही है। देखिए वो अगर 1 अरब 10 अरब फेंकने की पोजीशन में आ चुकी हैं तो वो लोड भी कर लेंगी, तो और हो सकता है कि वो नीचे वो जो ट्राम चलाई है 3 डब्बों वाली वो हिस्सा। हाँ, तो ये मैडम के मेरे ख्याल में 2019 में जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे ना, तो उस वक्त हम ये कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को बिल्कुल साइड लाइन करके मरियम नवाज को वो कर रही है, उनकी ना प्रोजेक्शन कर रही है कि उनको जलसे जुलूस में वो अकेले जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अकेले करती थी, साथ ज़्यादातर लोग उनके नहीं थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट में मरियम नवाज साहिबा रहती थी। तो उस वक्त यही कहा गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट एक नए सियासतदान को जन्म दे रही है, एक नया सियासतदान तैयार किया जा रहा है जो पाकिस्तान में आगे जाके मुस्लिम लीग नून चलाएगा। और अब यूँ लगता है कि जैसे हमारी ही जो करता धरता है और इस्टेब्लिशमेंट है वो मरियम नवाज को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया कि अपने बोझ से खुद गिरे, इसको किसी किस्म की कोई सियासत या कोई रुकावट या कोई अपोजिशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना पंजाब के अंदर PTI अपोजिशन कर रही है, ना आपकी पीपल्स पार्टी अपोजिशन कर रही है, ना और किसी किस्म की कोई दूसरी तीसरी इनको रुकावट है, लेकिन उसके बावजूद मैडम अकेली है, रेस में भाग रही हैं और आखिर में आ रही हैं। अब पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी है, उनके साथ मत्था लगाया हुआ है और वो भी आगे से इंजॉय करते हैं, और वो भी आगे शैला रजा जैसी खवातीन वो कहती है हम तो एक रैंडम सी जनरल सी ट्वीट करते हैं, ये उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। उन्होंने उस दिन कल उन्होंने लिखा जहनी मरीज के हवाले से, और मैडम जो है उन्होंने फ़ौरन से आके ऊपर अज़मा बुखारी साहबा वो रद्द अमल दे रही हैं। शायद इनको भी पता है कि शैला रजा साहबा ने जिस जहनी मरीज़ा के बारे में लिखा है वो शायद एक ही है, और वो फ़ौरन उसकी जो तर्जमान है और उनकी मुशीर है वो फ़ौरन उसके ऊपर रद्द अमल देने भी रहने देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नाम तो नहीं लिखा था। दूसरी जानब ये जो दरख्वास्त आई है सुप्रीम कोर्ट में, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सैनेट के दोनों, इमरान खान ने भी इनकी जगह पर महमूद अजगज़ई साहब का जब नाम दिया था, उन्होंने कहा था जब तक इनकी लीगल बैटल ख़त्म नहीं होती तब तक नहीं नया अपोजिशन लीडर आएगा। अब क्या समझते हैं, पेशावर से रिलीफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद है 1%? देखें सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के होते हुए तो कोई उम्मीद नहीं है, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसी नुक्ते के ऊपर जाएगी जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आप पहले जाकर मुतल्लिका फोरम पे सरेंडर करें, ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करें जहाँ से आपको सज़ा सुनाई गई है, उसके बाद आपका आगे जो रिलीफ वाला प्रोसेस है वो उसके बाद शुरू होगा। तो इसलिए अब उमर अयूब साहब की दरख्वास्त आ गई है, उन्होंने उसमें ये है कि नुकात उठाए हैं कि मैं वो जो कहते हैं ना कि इंसाफ, निज़ाम इंसाफ से भागा हुआ या भगौड़ा, क्या आप निज़ाम इंसाफ के सामने सरेंडर नहीं कर रहे। उन्होंने उसमें दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब ये पेशावर हाई कोर्ट में केस चलता रहा तो मैं वहाँ पर पेश होता रहा हूँ, जब ट्रायल कोर्ट में भी केस चल रहा था तो वहाँ पर भी पेशियाँ भुगतते रहे हैं, लेकिन ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो मेरी गैर मौजूदगी में सुनाई गई हैं, और मेरी गैर मौजूदगी में सुनाई गई इन सज़ाओं की कोई हैसियत नहीं है। और इसके अलावा सज़ाओं के और जो मुकदमात का तरीक़ाकार है जो ट्रायल किए गए उस पर भी उमर अयूब की जानिब से एतराज़ात अदालत के सामने उठाए गए हैं। अब दरख्वास्त तो दायर की गई है जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के उस आर्डर को सस्पेंड करते हुए उनकी जो हुक्म इम्तना जारी किया गया था उसको बहाल करने की इस्तदा की गई है। PTI का ये मौक़िफ़ बिल्कुल वैलिड है कि अभी सिर्फ ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई और उसके फौरी बाद आपने उनको डी-सीट कर दिया, नाअहल कर दिया। अब ये यहाँ पर बैटल अपना मुकदमे लड़ते रहे हाई कोर्ट्स में, और वहाँ से इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर चुका है। वहाँ से अब तक मजमूई तौर पर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सैनेट की कोई तकरीबन 18-19 सीटें हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर चुका है, और वो शेड्यूल जारी होगा उसमें टोटल आपके पास 45 दिन होते हैं। यहाँ मुकदमे का फैसला होते होते शायद इनके कई महीने और हो सकता है कि 1.5-2 साल लग जाए। ये भी मुमकिन है कि अगली नए इलेक्शन तक ये केस इसी तरह लटकते रहें और नए अरकान जो फार्म 47 के ज़रिए मुंतखब हो के आ जाए वो असम्बलियों में बैठ जाएं, और कल को अगर इनके हक़ में फ़ैसला आ जाता है फ़र्ज़ करें तो फिर वो जो अरकान असम्बलियों में बैठे होंगे
उनका क्या बनेगा? क्या उनको फिर दोबारा उनसे रिजाइन करवाए जाएंगे, इनको बहाल किया जाए? तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि माजी में तो हम देख चुके हैं फैसल वापडा केस में कि जब निसार खुडो साहब मुंतखब होकर सेनेट में आ गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वापडा को कह दिया कि आप अब अपना रिजाइन टर्म का वेट करें। तो ये फिर ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो अदालत, नवाज शरीफ साहब की जो मिसाल दी जाती है, जी नवाज शरीफ हुए थे तो उनको डी सीट कर दिया। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से नायल हुए थे, उससे आगे कौन सा फोरम था जहाँ पे आपने अप्लाई करना था? ये तो ट्रायल कोर्ट से हुए हैं, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में आके सजाएं हतमी होंगी। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजाएं हतमी ना हो तब तक मेरे ख्याल में ये स्टे मिलना चाहिए था। पेशावर हाई कोर्ट को ये चीज़ें उस वक्त तक तो मेंटेन रखनी चाहिए थी। हाँ, अदालत ये कह सकती थी कि हम आपका स्टे दे रहे हैं, लेकिन आप अदालत में जाके सरेंडर करें और फिर अपना जो लीगल रेमेडी है वो आप मुतलका फोरम से होते हुए हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक अवेल करें। लेकिन स्टे ऑर्डर बरकरार रखना चाहिए था ताकि वो एज अ मेंबर असम्बली वो बरकरार रहते। फिर अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट से आके सजाएं हतमी हो जाती, कन्फर्म हो जाती कि जी आप उसमें शामिल थे, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि आप कंस्पिरेसी में शामिल थे, वो साजिश तैयार करने में आपका किरदार है। तो जो बंदा उस वक्त किसी जगह मौजूद ही ना, उस शहर में, उस ज़िले के अंदर मौजूद ना हो, तो आप उसके ऊपर कैसे कंस्पिरेसी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं जिसमें सुकम है, खामियां भी हैं। अब देखना ये है कि याही अफरीदी साहब क्या चंद चढ़ाते हैं, वैसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।